चलिए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित का अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 3 और इसके आगे के क्वेश्चन आंसर प्रश्नावली 1.2 भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 3 क्या है? संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। इसका अर्थात क्या है कि जो संख्या रेखा है ना, उस पे क्या किसका स्थान निर्धारण करना, मैंने किसको दर्शाना है, अपना वर्गमूल 2 को कहाँ दर्शाना है, संख्या रेखा पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने संख्या रेखा तो देखी होगी कैसी होती, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले अपन ने बनाई एक संख्या रेखा। ठीक है बच्चों, ये अपन ने संख्या रेखा बना दी। इस पे दर्शा दिया ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इस लेफ्ट हैंड साइड माइनस की संख्या भी होती है, तो चलिए दर्शा देते हैं, बाकी इसका उपयोग नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले अपन ने क्या बना दी, संख्या रेखा बना दी। अब इस पे क्या करना है, आपको विधि समझते जाइए कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो अपन को वर्गमूल 2 दर्शाना ना, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिक क्या है कि आपको 0 से चलना शुरू करना है। जैसे आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू करना पड़ता है। मानिए जैसे अगर आपको नंबर भी मिलेंगे तो कहाँ से आपको जोड़ना चालू होंगे, 0 से होंगे ना। तो बस अपन को क्या करना है, 0 से शुरू होना है। तो अपन 0 से 1 इकाई लेंगे, यानी 0 से 1 सेंटीमीटर तक 1 इकाई अपन ने ली, संख्या रेखा पे ले ली। अब इसके बाद 0 से 1 सेंटीमीटर यहाँ जाना है क्षैतिज ओर, माने ने इस लाइन पे ऐसे इस प्रकार से चलना है। कितनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अपन ने इतना चल लिया। अब अपन को चलना है 1 सेंटीमीटर लंबा। कैसे चलना है, 1 सेंटीमीटर क्या चलना है, लंबा। यहाँ तक 1 था अपना, और यहाँ भी कितना है अपना, 1 है। ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर ये चला और 1 सेंटीमीटर ये चला। ठीक है ना, इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसको आपस में जोड़ दिया तो आप देख सकते हैं इसमें समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज क्या है, जो समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा आपको पता होगी, या नहीं पता तो सुन लीजिएगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, यानी समकोण हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यही बात है, आपको देखो ध्यान से समझिए। सबसे पहले कि अपन को 0 से चलना चालू करना है। कितनी इकाई लेना, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अपन यहाँ गए, फिर 1 सेंटीमीटर अपन सीधे खड़े गए, तो हो गया। अब ये दोनों पॉइंटों को आपस में क्या कर देना, जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। आपने हालांकि पढ़ा हो 8वीं में, जब पाइथागोरस ट्रिक निकालते तो उस समय आपको पाइथागोरस सूत्र बताया गया हो, या कहीं भी आपको याद हो पुरानी क्लास पर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, ये लिख दिया। हालांकि ये आप लोग मिटा भी सकते हैं, ये तो हमने आपको दर्शाने के लिए बस बताया था कि ये कैसे करना है, बाकी इसको मिटा सकते हैं। ये पहले हम मिटा दें, थोड़ा सा इरेज कर दें। तो ये इतना, ये अपना ये अलग हिस्सा है, इसको अलग करते थे। ठीक है, टाइम लग रहा था उसमें। ठीक है ना। तो अपन ये इसको, ठीक है ना, ठीक है, बस इतना ही। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, अब अपन क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, किसका वर्ग, लंब का वर्ग, धन आधार का वर्ग। आधार, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि क्या होते हैं, तो देखो ये अपन ने बनाया है एक समकोण त्रिभुज। क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज। ये यहाँ एक कोण समकोण, देखो समकोण को ऐसे डिब्बे के रूप में दिखाते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाया, अपना समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाया, समकोण त्रिभुज। तो इसमें जो ये लंबा लंबा खड़ा रहता है, इसको अपन बोलते हैं लंब। क्या होता है, ये क्या कहलाता है, लंब। और ये देखो नीचे अपन कहते हैं ना, घर का आधार मजबूत होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए। तो ये इस साइड है ना जो क्षैतिज में, ये अपना क्या होता है,
आधार होता है। और ये जो सीढ़ी टाइप की दिख रही है आपको, जैसे मान लो ये सीढ़ी यहाँ चढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब ये दिख रही है, ये क्या कहलाती है अपनी कर्ण कहलाती। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती। तो समझ में आया कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। तो उसी के आधार पे एक करना है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है ना। तो कर्ण देखो यहाँ अपन को पता है लंब कितना है, एक दिख रहा है ना, देखो 1 सेंटीमीटर लिया ना अपना इतने, तो एक अपन ने 1 सेंटीमीटर ये यहाँ देखो 0 से 1 सेंटीमीटर यहाँ चले थे, तो आधार कितना हो गया अपना? आधार कितना हो गया? 1। तो ये 1 का वर्ग धन लंब, फिर उसके बाद अपन सीधे खड़े में चले थे 1 सेंटीमीटर, तो लंब भी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। बाकी एक कर्ण ही तो अपन को ज्ञात करना, तो मान लीजिए इसको कर्ण भी लिख सकते हैं, और मान लीजिए इसको अगर x मान ले तो ये हो गया x का वर्ग। कोई भी संख्या अगर अपन को पता नहीं रहती तो अपन x मान लेते, तो मान लीजिए अपन ने x मान लिया। ठीक है। अब ये x वर्ग बराबर 1 का वर्ग क्या होता है? 1। देखो अब अगर आपको वर्ग भी नहीं पता, देखो आप पिछली क्लास में 8वीं में पढ़ चुके हैं अध्याय नंबर 6 में कि वर्ग और वर्गमूल। तो देखो आपको लिए जानकारी के लिए बता दें, जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या पे 2 की घात लगी है, यानी वो क्या लगा है? वर्ग लगा है। तो किसी भी संख्या पे जितने की घात लगी होती है उसको कितने बार गुणा करके लिखना पड़ता है। मतलब 3 पे कितने की घात लगी? 2 की, तो 3 को कितने बार गुणा करके लिखना? आपस में 2 बार लिख दिया, तो 3 3 का 9, यानी ये 3 का वर्ग कितना आ गया? 9 आ गया। इसी प्रकार जैसे मान लो 1 का वर्ग लगा, क्या लगा? 1 का वर्ग, यानी किस पे घात लगी? 1 पे, तो कितने की घात लगी? 2। जितने की घात लगी उसको उतनी बार गुणा करके लिख दो। तो 2 की घात लगी तो इसको कितनी बार गुणा करके लिखने आपस में? 2 बार। तो 1 एकम 1, तो क्या आया? 1 का वर्ग 1। समझ में आया अब आपको? प्लस 1 का वर्ग, यहाँ भी 1। अब x वर्ग बराबर 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2। अब इसके बाद देखो आपको बता दें, अगर आपको ये पता हो कॉन्सेप्ट, अगर नहीं हो तो देखो कभी भी जब पक्षांतर करते हैं ना घातों का, जैसे अगर यहाँ वर्ग लगा है ना, किसी भी संख्या पे वर्ग लगाए और बराबर के अपन इस साइड पहुंचाना है, यानी RHS में यहाँ पहुंचाना है, तो ये वर्ग किस में बदल जाता है? वर्गमूल में, यानी करनी में। तो ये क्या हो गया? करनी में बदल गया, तो वर्गमूल 2 आ गया। x वर्गमूल 2 आ गया, आपको दिख रहा है। तो मतलब ये वर्ग इस साइड चला गया तो क्या बन गया? वर्गमूल बन गया। तो करनी 2 आ गया, यानी जी आ गया अपना करनी 2। आ गया कि नहीं आ गया? अब इतना आ गया ना। देखो आपने कहा देखो संख्या रेखा पर क्या प्रदर्शित करना था? करनी 2 ही करना था, लेकिन अभी संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं हो, अभी तो पता चला कि इतना है करनी 2। अभी बस एक चीज बस रह गई है, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी परकाल की। किसकी जरूरत पड़ेगी? परकाल की। अब क्या करें? जो परकाल की नोक होती है ना, उसको यहाँ रख दीजिए, यहाँ। 1 मिनट, आपको अगर कलर में दिक्कत जाएगी तो फिर हम बता दे रहे हैं आपके लिए। चलिए देखो, अपन को परकाल की नोक कहाँ रखनी है? यहाँ 0 पे। परकाल की नोक किस पे रखनी है अपन को? 0 पे। रख दी परकाल की नोक 0 पे। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ परकाल की नोक रख के परकाल को इतना फैलाएंगे कि जितना ये वर्गमूल 2 आया है ना, इतना क्या कर देंगे अपन? फैला देंगे। किसको? परकाल को। फैलाया और उसके बाद परकाल की नोक तो यहीं अपन रखे रहने देंगे, किस पे? 0 पे। परंतु अपन क्या करेंगे? इस हिस्से को, जिस परकाल माने ऐसे 0 पे अपन ने परकाल की नोक रखी जो नुकीला हिस्सा रहता है, और इसको फैलाया कहाँ तक? जितना जी वर्गमूल 2 आया है, तो यहाँ तक फैलाया। फिर यहाँ 0 पे तो नोक रखे रहेंगे उसकी जो पैनी रहती है, बाकी जो यहाँ जो रखी है ना अपन ने फैलाया जितना, उससे यहाँ ऐसा करके चाप बनाएंगे। चाप ऐसा खींचेंगे तो यहाँ कहीं कटेगा। चाप यहाँ कटा तो जहाँ जिस बिंदु, इस वाले बिंदु पे कटाना, और इस बिंदु पे अपन ने लिख दिया वर्गमूल 2। हो गया, संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गया, मैंने संख्या रेखा पे आ गई ना। देखो समझ में आ रहा है आपको हमने क्या कहा? देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया था? संख्या रेखा बनाई, ये 0 1 और 2। अपन 0 से 1 सेंटीमीटर चले यहाँ, तो एक ये हो गया, और 1 सेंटीमीटर चले खड़े। ये चलना पड़ता, अपन को इकाई लेनी पड़ती है 1 सेंटीमीटर की। तो 0 से 1 सेंटीमीटर यहाँ चले, फिर 1 ऊपर चले, चढ़ दिए। अब इसके बाद ये अपन यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो टोटल कितना? न्यूनतम दूरी क्या कहलाई? ये कहलाई ना। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी तो जा सकते, तो ये न्यूनतम दूरी कहलाई। अब देखो ये किस त्रिभुज का निर्माण हो रहा? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा। तो अपन कौन सा प्रमेय लगा देंगे? ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये अपना लंब 1 है और आधार 1 है, आपको हम बता चुके हैं लंब आधार का। तो लंब 1 है ये और आधार 1 है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय में लगा दिया। तो ये करके अपना कितना आ गया? वर्गमूल 2 आ गया। माने ये इतना कितना आ गया? वर्गमूल 2। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि संख्या रेखा पर वर्गमूल
दो प्रदर्शित करना है, जबकि तो ये अपनी रेखा बस आई है, संख्या रेखा तो ये कहलाती है ना, यहाँ प्रदर्शित करना। तो अपन क्या करेंगे, जो अपनी परकाल है उसकी नोक को 0 पे रखेंगे और कितना परकाल फैलाएंगे, यहाँ तक, वर्गमूल 2 के यहाँ जितनी जी लाइन है ना टोटल, उसके लास्ट पॉइंट तक फैलाएंगे। और यहाँ से यहाँ तो 0 पे तो नोक रखी रहेगी, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, चाप खींचना चालू करेंगे, तो कहीं यहाँ कहीं अपना चाप कटेगा। यही अपना क्या है, वर्गमूल 2। आया समझ में, संख्या पर रेखा पर वर्गमूल 2 का निर्धारण कैसे होगा। ये अधिकतर क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, या प्री बोर्ड वगैरह होती हो, जहाँ भी कई स्कूलों में प्री बोर्ड भी होती हैं। माने 9th में भी आप कहेंगे कि 10th बोर्ड होती है और 12th बोर्ड होती है, लेकिन 9th में भी और 9th 11th में भी कई गवर्नमेंट स्कूल में बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षाएं ले ली जाती हैं तैयारी के लिए। बाकी है ना आपके क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में और फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आती है क्वेश्चन। ये वाला देखो अभी उदाहरण 3 किया जिसमें वर्गमूल 2 को निर्धारण करना था संख्या रेखा पर। अभी अपन करेंगे वर्गमूल 3 का निर्धारण और फिर करेंगे वर्गमूल 5 का निर्धारण। इन 3 क्वेश्चन में हमेशा ये तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपन वर्गमूल 3 को समझेंगे तो वहां और अच्छे से एक बार और क्लियर हो जाएगा। बार इसको क्या है, जो अपनी मैथ रहती है ना, उसको अपन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना अच्छे से अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से कर लीजिएगा, नोट करना है इसको तो कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते अपन। अब अपन करेंगे उदाहरण नंबर 4। अब उदाहरण नंबर 4 में क्या बोला है, वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। वही बात, इस संख्या रेखा पर आप किसको करना है, वर्गमूल 3 को करना है। चलिए तो अपन करते हैं वर्गमूल 3 पे। देखो वही जैसा प्रोसेस अपन ने वहां किया था, सेम टू सेम प्रोसेस क्या करना है, एक अपन को क्या बनाना है, संख्या रेखा बना ली। संख्या रेखा अब वहां माइनस का कोई काम नहीं रहता, तो अपन यहाँ से 0 ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं रहती। तो 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है ले ली। अब वही पहले 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर चले, अपन 1 इकाई चले, यहाँ चढ़े, फिर 1 से 1 इकाई लंबे चढ़े। समझ रहे हो, आपके पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, पहले 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर अपन इकाई क्या ले रहे हैं अपन, अभी फिलहाल इकाई ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर। कितनी इकाई ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 0 से यहाँ चले, क्षैतिज ओर माने आड़े यहाँ इस साइड। अब अपन क्या करेंगे, 1 से यहाँ ऊपर ऊर्ध्वाधर पर 1 सेंटीमीटर फिर चलेंगे। 1 सेंटीमीटर पर चढ़ा एक खड़े में, तो अब देखो कितनी अपन यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, उससे अच्छा सीधा यहाँ जा सकते थे ना। तो ये बन गया, मान लो अपन ने ये न्यूनतम दूरी का बना दिया। तो ये किस त्रिभुज का निर्माण हुआ, समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ तो ये अपना आधार है। ये लंबे आपको बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है, जिसका एक कोण समकोण हो, तो ये कहलाता है, ये आड़ा वाला कर्ण कहलाता है। जैसे सीढ़ी है तो ये कर्ण, ये नीचे आधार है। ये अपन को ने देखा है, आधार मजबूत होना चाहिए, माने बेस ये, और ये अपना ये खड़ा है जो लंबा है, ये लंबे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपन क्या लगाएंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर या पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग या प्रयोग दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, प्रयोग करने पर। ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या किया, वही सूत्र लगाया। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये क्या है, आधार का वर्ग, ठीक है ना। ये आधार का वर्ग हो गया। तो अपन ने कर्ण भी अपन को यही तो ज्ञात करना है, तो मान लीजिए इसको x मान लिया, ठीक है ना। तो लंब कितना है अपना 1 है, तो 1 का वर्ग धन आधार कितना है, ये भी अपना आधार 1 है, तो 1 का वर्ग। तो x वर्ग बराबर 1 का वर्ग क्या होता है, एक पिछले में अपन बता चुके, वर्ग क्या कहलाता है, जितने की माने दो वर्ग यानी 2 की घात। यानी ये भी कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं कि जितने की घात लगी उसको उतनी बार गुणा करके लिखो। तो 1 को 2 की घात यानी 1 को 2 बार गुणा करके लिखेंगे आपस में। तो 1 गुणे 1, 1 एकम 1 ही होता है, तो 1 और 1 एकम 1 होता है। तो x वर्ग ये जोड़ दिया अपन ने, तो कितना आ गया, 1 और 1 2 हो गया। अब ये वर्ग इस साइड है, जब अपन पक्षांतर करेंगे ना दाएं साइड में, तो क्या करेंगे, ये क्या किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वर्गमूल। ये अपन को नियम याद ही रखना पड़ता है, जब है ना वर्ग पक्षांतर होता है तो किसका निर्माण कर लेता है, वर्गमूल बन जाता है। तो x क्या आ गया, वर्गमूल लो। अब आप कहेंगे सर ये तो है ना पिछली क्वेश्चन में ऐसे ही किया था, यहाँ तो वर्गमूल 3 करना, आपने वर्गमूल 2 निकाल दिया। तो बच्चों उसमें देखो 2 करना था तो इतनी प्रोसेस करनी थी बस।
अब इसके बाद वर्गमूल 3 निकालना है ना, तो इतना तो जो अपन ने वर्गमूल 2 के लिए किया है वो तो करना ही पड़ेगा, इसके आगे एक और फिर इसके बाद दोबारा फिर प्रोसेस है। पहले अपन ने वर्गमूल 2 में क्या किया था कि यहाँ से एक गए, यहाँ से एक गई, आ गया अपना एक निकाल लिया। फिर इसके बाद अपन ने चाप किया था, लेकिन इसमें चाप नहीं करना क्योंकि अपन को वर्गमूल 2 थोड़ी दर्शाना, अपन को तो दर्शाना वर्गमूल 3। तो अपन क्या करेंगे, अब इसके बाद इतना तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा पिछले क्वेश्चन जैसी। अगर वर्गमूल 2 आए तो इतना करके अपन का हो गया सही आंसर, लेकिन अगर वर्गमूल 3 पूछे तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा साथ में। अब इसके आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, देखो 0 से 1 सेंटीमीटर यहाँ गए, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ गए। अब वर्गमूल 3 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, अब इसमें जरूरत होगी आपको चांदी की। मतलब देखो ये अपना जो कर्ण दिख रहा है ना, ये ऐसा जा रहा है, तो मानसिक रूप से अपन रेखा देखें तो एक ऐसा ऐसा जा रहा है। तो अपन को क्या करना है, इस पर जो एक कर्ण है ना, इस पर एक 90 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का कोण बनाना है, 90 अंश का। और ये 90 अंश में भी कितना रेखा खींचनी है अपन को, मात्र 1 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ एक लिया, यहाँ एक लिया, ऐसे 1 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ भी खींचना है, लेकिन कितने कोण पर, 90 अंश के कोण पे। तो ये 90 बने, क्योंकि अपन को पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाना। और पाइथागोरस प्रमेय कब लगेगा, जब अपन का क्या हो, समकोण त्रिभुज। तो पुनः अपन ने ये समकोण बनाया, मैंने 90 अंश का कोण बनाया इस कर्ण पर, और 1 सेंटीमीटर ये ले लिया। अब इसको पुनः ऐसे मिला दिया, ठीक है ना, ये पुनः मिला दिया, तो फिर ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब इसके बाद इसके आगे क्या करना है, पुनः पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है ना। तो फिर सूत्र अपन ने लिखा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लिख दिया अपन ने। तो देखो अपन को क्या करना है, देखो वर्गमूल 2 अभी यहाँ ये नहीं, वर्गमूल 2 अपन को अभी ये ज्ञात करना है। देखो वर्गमूल 2 ये है अपना, ये आधार ने ये सॉरी ये कर्ण निकाला था, लेकिन इस अब देखो पहले त्रिभुज अपन ने ये वाला लिया था, अब ये पाइथागोरस प्रमेय अगला किस में लगना है, अब जो ये नया त्रिभुज बना है इसके लिए। तो ये वर्गमूल 2 हालांकि अपन ने वहां बड़े में लिख दिया था, अभी वर्गमूल 2 क्या है, ये यहाँ का ये आधार है, 1 सेंटीमीटर लंब है। और अब ये ज्ञात करना अपन को, ये वाला ज्ञात करना, मान लीजिए इसको अपन y नाम दे दे, ये वाला कर्ण ज्ञात करना। तो इस कर्ण देखो पहले x दे चुके थे, तो यहाँ इस वाले को क्या दे दें, y। अब लंब क्या है, कितना अपन ने 1 सेंटीमीटर लिया है ना लंब, तो 1 का वर्ग प्लस आधार। अब आधार देखिए, अब ये नहीं देखना, ये थोड़ा सा माने बड़ा बन गया था, ये देखो आधार कितना, माने पहले कर्ण कितना आया था, वर्गमूल 2। लेकिन अब इस त्रिभुज के लिए तो ये जो इस त्रिभुज के लिए तो ये कर्ण है, लेकिन इस वाले त्रिभुज के लिए ये क्या है, क्योंकि ये आधार होता है ना नीचे वाला, तो ये इसके लिए इस त्रिभुज के लिए क्या है, ये आधार है। तो यहाँ वर्गमूल 2 क्या होगा, आधार। तो वर्गमूल 2 का वर्ग, अभी y का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 अपन पढ़ चुके हैं कैसे होगा। और एक चीज याद रखना, जब वर्गमूल के ऊपर वर्ग लगा हो तो वर्गमूल और वर्ग आपस में क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये कट गए, वर्ग से वर्गमूल कट गए, तो बचा केवल क्या, 2। तो y वर्ग बराबर 1 और 2 कितना आ गया, 3। अब आपको पता है वर्ग इस जब वर्ग का पक्षांतर होता है तो किस में बदल जाता है, वर्गमूल में, और ये 3 है। कितना आ गया, y बराबर वर्गमूल 3, यानी ये कितना आ गया, y वर्गमूल 3 आ गया। अब y को अलग कर दीजिए और क्या बन गया, ये वर्गमूल 3। जैसे देखो हो गया ना, वर्गमूल 3 आ गया। अब लेकिन क्या करना है, अभी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ये तो अपन ने इतनी दूरी नापी, लेकिन अपन को यहाँ संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो क्या करेंगे, जिस प्रकार अपन ने क्या किया था, जैसे चलिए इनको फिर से बदल लें। देखिए जैसे अपन ने क्या किया था उदाहरण नंबर 3 में कि 0 पे यहाँ रखा अपन ने, क्या जो परकाल की नोक रखी और उसको कितना वर्गमूल 2 फैलाया था, और फिर यहाँ के चाप लगा दी। अब अपन को कितना करना है, वर्गमूल 3 करना ना। तो अब यहाँ 0 पे ही रखेंगे अपन पेन, माने उसकी है ना परकाल की नोक, लेकिन कितना फैलाएंगे, अब इतना, ये वर्गमूल 3 फैलाएंगे, ये वर्गमूल 3 फैलाया अपन ने। फिर अपन ने इस पे नोक रखे रहेंगे और ऐसा चाप खींचेंगे, तो यही यहाँ कहीं ये क्या, वर्गमूल 3 कट जाएगा। और वर्गमूल यहाँ 3 कट गया, यानी संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 कहाँ है, यहाँ है। मतलब इसका मतलब ये है कि अपन को दर्शाना है इस संख्या रेखा पे ये वाली संख्या कहाँ है। तो अपन अब देखो यहाँ से 1 से 2 दिख रहा, 2 से 3 दिख रहा, लेकिन वर्गमूल 3 तो नहीं दिख रहा। तो उसको ज्ञात करने के लिए अपन इस विधि का उपयोग करते, तो यहाँ वर्गमूल 3 आ गया ना बच्चों समझ में। क्या करना अपन को, वर्गमूल 2 में क्या करना है, बस इतना प्रोसेस करना है, इतनी वाली बस इतना एरिया, बस ये इतना करना, तो वर्गमूल 2 आ गया, ठीक है ना। अब वर्गमूल 3 का निर्धारण करना, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, साथ साथ क्या करने पड़ेगा, ये वाला स्टेप और करना पड़ेगा। तो वर्गमूल 3 का हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये वर्गमूल 3 का निर्धारण आपका हो गया, ठीक है ना।
अब इसके बाद अपन है ना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अगर ना आया हो तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, जिससे आप बार बार देखेंगे समझेंगे ना तो आराम से आ जाएगा। थोड़ा सा हाँ तो लेंदी है, बाकी है ना आप करेंगे बार बार प्रैक्टिस तो हो जाएगा सरल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब अपन करेंगे प्रश्नावली 1.2। क्या करेंगे? प्रश्नावली 1.2। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखो वही क्वेश्चन वैसे ही है, क्या करना है अपन को कि जी जो कथन दिए गए हैं ना वो सत्य हैं कि असत्य, तो वही देखना है। तो पहला क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मान उन्होंने क्या किया, जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो सभी क्या वास्तविक संख्या होती हैं। तो आपके लिए हमने बताया था, देखो वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, आपको तो जो भी संख्या देखिए वो सब वास्तविक संख्या में आती है, क्योंकि अपन ने परिभाषा पढ़ी थी ना वास्तविक संख्या में कि सभी संख्याओं का संग्रह। तो वास्तविक संख्या में परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक ये सब आती हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, अपरिमेय संख्या, देखो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है भैया। वास्तविक में तो सब आती हैं, तो तुम पूर्णांक बोल लो, अपरिमेय बोल लो, परिमेय, सब कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसलिए अपन ने लिख दिया सत्य, चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। मतलब इतना मतलब कहने का ये तात्पर्य है, इनने क्वेश्चन ने ये बोला था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्या होती सब वास्तविक होंगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है, सभी संख्याओं का संग्रह। देखो ये परिभाषाएं अपन ने सबसे पहले लेक्चर में सबसे पहले पढ़ी हैं, और आपको हमने बता दिया था कि ये ना आप अच्छे से परिभाषा ये याद कर लीजिए, आपको बहुत काम में आएंगी। तो अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 ने नहीं देखा है तो आप देख के आइए, जिससे कि क्या है आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो क्या है इसमें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको पता है वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, सब संख्याओं का संग्रह है। तो माने अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे प्राकृत हो, कोई भी संख्या हो, सब किस में आती है, वास्तविक में। इसलिए क्या है, सत्य। ठीक है, अब दूसरा क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m, सॉरी ये वर्गमूल m है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m या करनी भी बोल सकते, करनी m के रूप का होता है जहां एक प्राकृत संख्या है। अब आपने संख्या रेखा देखा, ये संख्या रेखा है, मान लीजिए ये बीच में 0, -1, -2, यहाँ 1, यहाँ 2, और ऐसे प्लस अनंत तक जाता रहेगा, इस साइड माइनस अनंत तक जाता रहेगा। तो आपने कभी भी यहाँ देखा है कोई वर्गमूल की, हाँ देखो वर्गमूल का स्थान निर्धारण तो करते हैं अपन, लेकिन यहाँ देखो उनने बोला है संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है। प्रत्येक बिंदु की बात करी, हाँ अगर ये बोलते कि क्या वर्गमूल 3 या वर्गमूल 2, माने वर्गमूल m से तात्पर्य कि m की जगह कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती। प्राकृत संख्या क्या कहलाती, 1 से लेके अनंत तक। तो एक भी वर्गमूल 1 भी हो सकता है, वर्गमूल 2। अगर ये बोलते कि वर्गमूल वाली संख्या भी संख्या रेखा पे होती तो अपन कह देते हाँ सही है, लेकिन इनने क्या बोल दिया, प्रत्येक बिंदु, माने हर बिंदु पे वर्गमूल वाली संख्या होनी चाहिए। तो अब देखो, अब 1 पे क्या वर्गमूल लगा, नहीं लगा। 0 पे वर्गमूल लगा, नहीं लगा। 2 पे वर्गमूल लगा, नहीं लगा। हाँ देखो वर्गमूल 3 कहीं बीच में होगा। देखो अपन तो नॉर्मल मेन प्राकृत संख्या और सॉरी पूर्णांक संख्या वगैरह दर्शाते हैं, देखो प्राकृत भी होती वही, लेकिन है ना पूर्णांक में सब आ जाती है। तो पूर्णांक संख्या अपन दर्शाते हैं, हाँ बीच में तो अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या रहेंगी, तो अपन उनको दर्शा नहीं सकते हर संख्याओं को। तो अपन मेन संख्या पूर्णांक ले लेते, 0, 1, 2, 3। तो अब इनने बोला कि प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल m के रूप में, माने करनी के रूप वाली, हर बिंदु पर करनी वाली संख्या रहेगी। अब ये बिंदु देखो यहाँ 0, क्या करनी लगी, नहीं लगी। यहाँ बिंदु देखो 1 है, करनी लगी, नहीं लगी। इसलिए कैसा होगा, ये असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। क्यों, कैसे, 3 एक देखो वर्गमूल 3 है, यहाँ वर्गमूल 3 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। माने मतलब ये है कि इसका मतलब ये देखो, हाँ ये होता है, देखो जैसे वर्गमूल 4 होता है तो ये इसका मान कितना होता है, 2। वर्गमूल 9 होता है, इसका मान क्या होता है, 3। अब आपने ये 8वीं में तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मतलब ये कहलाता है वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी है वो किस चीज का वर्ग है। ये 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो आंसर 2 आ गया। वर्गमूल 9 में 9 लिखी ना, तो 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो आंसर 3 आ गया। इसका मतलब ये होता है। तो यही बोल रहा है, परंतु यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। अब वर्गमूल तो है नहीं, जैसे अगर वर्गमूल 4 होता
तो बराबर 2 आया, तो 2 तो है, देखो 2 ये है, लेकिन ये जैसे वर्गमूल 3 है, अब 3 किसका वर्ग है, किसी का नहीं है, तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा वर्गमूल 3, इसलिए अपन ने क्या कह दिया, असत्य कह दिया। ठीक बच्चों, थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप कहेंगे सर ये तो अपन ने पहले ही किया, लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसने पलट दिया, पहले अपरिमेय संख्या यहाँ पहले लिखा था, यहाँ बाद में लिख दिया, यहाँ वास्तविक संख्या बाद में लिखा था, यहाँ पहले। तो अब इनने क्या कह दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इनने ये कह दिया जो वास्तविक संख्या क्या कहलाती, पूरी सभी संख्याओं का संग्रह। क्या वास्तविक संख्या का क्या कहलाती है, सभी संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्या। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, माने जितनी भी ये सभी संख्याएं सब अपरिमेय। क्या सब अपरिमेय नहीं, इसमें पूर्ण भी संख्या है, पूर्णांक भी है, प्राकृत भी है। तो ये गलत बात है क्या, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। हाँ, ये कह सकते कि आप प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है। आप थोड़ा समझने की भाषा को समझें। अगर ये बोले कि अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक है, हाँ, क्योंकि वास्तविक क्या कहलाए, सभी संख्या है, तो अपरिमेय भी वास्तविक कहलाएंगे, कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, अपरिमेय भी वास्तविक कहलाएंगे, प्राकृत भी वास्तविक कहलाएंगे, पूर्णांक भी वास्तविक कहलाएंगे। लेकिन ये नहीं कि वास्तविक संख्या अपरिमेय कहलाएंगी, सभी वास्तविक, इनके अंदर पूर्ण भी होती, पूर्णांक भी होती हैं। तो अपरिमेय तो होती हैं, लेकिन पूर्ण भी होती, तो पूर्ण अलग होती, प्राकृत अलग होती, जो अपरिमेय नहीं होती। तो मतलब ये है कि ये इतना उल्टा गलत है कि प्रत्येक वास्तव माने सभी संख्या क्या अपरिमेय होंगी। आप समझ रहे हैं, इनने कह दिया सब पूरा विश्व हमारा है, क्या पूरा विश्व हमारा है, इनने इस प्रकार से ये कह दिया। जो वास्तविक संख्या क्या है, पूरी जितनी भी दुनिया भर की संख्या है सब वास्तविक संख्या होती हैं। अब इनने बोला हाँ नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय, माने ये मतलब इनका ये है कि पूरा विश्व हमारा है, इसके अलावा किसी का नहीं है। तो ऐसा तो संभव नहीं है, आपका घर आपका है, बाजू वाले का घर दूसरे का है, और बाजू वाले का घर तीसरे का है। तो मतलब ये है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होंगी, इसलिए ये क्या है, असत्य। चूंकि वर्गमूल 3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु सॉरी इसमें नहीं लगेगा वर्गमूल, सॉरी इसको मिटा दें अपन, कि वर्गमूल चूंकि 3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है। और देखो अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण है, पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, सब वास्तविक में सब आ जाती है ना। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, आगे बढ़े अपन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय हो। क्वेश्चन क्या बोला, आपने कह दिया सर आपने पढ़ दिया, हमें पढ़ ही नहीं पढ़ा, हमको समझ में नहीं आया, हमको चमका ही नहीं। तो इसको अपन चमकाएं तो कैसे चमकाएंगे, देखो चलिए इसको अपन देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है कि जितनी भी वर्गमूल वाली संख्या होती है ना, सब क्या अपरिमेय होती हैं। माने जैसे मान लो जैसे वर्गमूल 3 है, अब ये तो अपरिमेय है, कैसी है, अपरिमेय है। वर्गमूल 7 ले लो, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या कहलाता है, वर्गमूल के अंदर जो संख्या होती है वो कहलाता है कि अगर इसको आंसर निकालना तो मतलब ये अंदर जो वर्गमूल के अंदर है वो किस चीज का वर्ग है। अब 7 किसी का वर्ग नहीं होता, तो बस ये इतना ही का इतना ही रहेंगे, यानी ये अपरिमेय संख्या है। तो इनने क्या बोला, क्या सभी जो वर्गमूल वाली संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या, जो धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल ये वर्ग क्या सब अपरिमेय है भैया। यदि नहीं, माने उन्होंने बोला सभी के हैं क्या, यदि, और फिर उसके बाद ये भी कहा कि यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, माने ये जो वर्गमूल वाली संख्या ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय भी हो। तो भैया देखो एक चीज आपको बता दें कि सभी वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, कुछ की परिमेय भी होती। अब आप कहें, वही तो पूछा है कि अगर होती हैं तो कौन सी होती, तो ये तो अपरिमेय है अपनी। लेकिन अपन को उत्तर में क्या लिखना है, यदि जो परिमेय हैं, माने जिस वर्गमूल की वाली संख्या परिमेय है तो उनको उत्तर में लिखिए, मानो ने बताइए। तो देखो आप देखो वर्गमूल 4, इसका मतलब देखो वही हमने बताया ना, वर्गमूल के अंदर जो संख्या है वो किस चीज का वर्ग है, तो ये 4 किसका वर्ग है, 2 का, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2। अब देखो अब ये 2 आ गया ना। अब आपको हमने बताया था कि किसी चीज के बटे में कुछ माने मन से 1 लगा सकते, मन से 1 लगा दिया। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती, परिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिसमें बटे हो, तो यहाँ बटे ही दिख रहा, बटे दिख रहा है, यानी कैसी संख्या, ये परिमेय संख्या। लो एक उदाहरण ये हो गया, मान लो अब आ गए वर्गमूल 9।
अब वर्गमूल 9 मतलब ये 9 किसका वर्ग है, 3 का, लो 3 आ गए। अब मन से बट्टे में 1 लिख सकते, लो ये बट्टे वाली संख्या बन गई, यानी परिमेय संख्या बन गई, लो। ऐसे ही वर्गमूल 16, इसका क्या होता है 4 बटे, वर्गमूल 16 मतलब 16 किसका वर्ग है, 4 का, 4 चौको 16, तो बस लो ये भी परिमेय बन गई। क्यों, क्योंकि है ना, देखो बट्टे में कुछ नहीं है, एक बना दो। हाँ एक चीज ध्यान रखना, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि बट्टे में मन से एक बना सकते हो और बट्टे में मन से एक अलग भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या, एक, क्योंकि सबका मालिक है एक। अगर आप मन से 2 बना देंगे, मान लो 4 बट्टे में 2 बना दिया ना, तो ये गड़बड़ काम हो गया। क्यों, क्योंकि देखो 2 काटो, 2 एकम 2, 2 4, आंसर 2 आ गया, लो 4 से 2 बन गया, जबकि ऐसा परिवर्तन नहीं है संभव। जबकि लेकिन 4 बट्टे 1 लगाएंगे ना, तो मतलब ये होता है नीचे वाली संख्या से ऊपर में भाग दो, तो 1 का 4 में भाग दिया तो फिर 4 ही आया। क्यों, देखो 1 का भाग 4 में दिया, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 दिया 3, 1 चौके 4, लो आ गया 4, दोबारा 4, माने वही की वही संख्या आई। तो बट्टे में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और बट्टे में 1 निकालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप ध्यान रखिए। तो इसका उत्तर क्या हो गया कि ये बता दिया कि भैया कुछ वर्गमूल वाली संख्या ऐसी भी होती हैं जो परिमेय है और कुछ ऐसी भी होती है जो अपरिमेय। तो इन्होंने बोला परिमेय वाली बता, तो अपन ने ये उदाहरण दे दिए। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो आपको नोट कितना करना है, सिर्फ इतना आप ध्यान रखें। कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हमें नोट क्या करना है, तो इतना बस नोट करना है, बाकी ये हमने समझाने के लिए बताया था और ये भी समझाने के लिए बताया था। ठीक है बच्चों, तो इतना बस नोट आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब अपन। अब लास्ट क्वेश्चन अपना रह गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखो अभी अपन ने उदाहरण 3 में क्या किया था, वर्गमूल 2 का निर्धारण, उदाहरण 4 में क्या किया था, वर्गमूल 3 का निर्धारण, लेकिन अब किसका करना है, वर्गमूल 5 का निर्धारण करना है। तो आपको देखो, अब आपको एक हम बताएं, को ट्रिक कहें या ट्रिक भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, हम आपको बताएं। देखो आपकी जानकारी के लिए, जो वर्गमूल 2 होता है और वर्गमूल 3 होता है, इनके लिए वो देखो, वर्गमूल 2 में एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, कितनी बार, एक बार। वर्गमूल 3 में कितने बार लगाया था, 2 बार। लेकिन अगर अपन वही विधि का उपयोग करेंगे तो वर्गमूल 5 के लिए कितनी बार लगाना पड़ेगा आपको, 4 बार, यानी 4 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा आपके लिए। अब ये तो देखो एक तो ठीक था, चलो मान लिया 2 भी थी, 1.5 पेज में हो गया, वो भी मान लिया, लेकिन ये तो 4 बार लगाना, कम से कम 2 पेज का, माने लेंदी हो जाएगा। तो इससे बचने के, देखो ऐसे भी कर सकते, इसका आंसर ऐसे भी सही आएगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 के लिए तो वैसे ही आप करें, लेकिन हम वर्गमूल 5 के लिए एक अलग विधि बता रहे हैं, माने रहेगी वही उसी प्रकार से, बस थोड़ी सी इतना करेंगे कि एक बार में ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। इसमें 4, इतनी लेंदी में 4 बार लगाना पड़ेगा ना, अपन एक ही बार में लगा के वर्गमूल 5 को दर्शा देंगे। अब ये कैसे करेंगे, चलिए अपन देखते हैं गणित का जादू। तो चलिए करते हैं। देखो अपन क्या करते थे, लाल लिया सबसे पहले, अपन क्या करते थे, पहले एक संख्या रेखा बनाती, संख्या रेखा बनाई, 0 दर्शाया, 1 2 3 दर्शा दिया। अपन क्या करते थे, पहले 0 से 1 जाते थे, 1 सेंटीमीटर यहाँ लिया और 1 सेंटीमीटर खड़ा ले लिया, तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 का निर्धारण ऐसे कर लिया। लेकिन अब क्या किसका करना है, वर्गमूल 5 का। तो अब इसमें थोड़ा सा लेंदी वो करेंगे, तो अगर उसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर वाला लेते जाएंगे, देखो एक यहाँ बना है, एक बना है, फिर ये बना दिया, फिर उसके बाद दोबारा एक बना है, फिर एक बार दोबारा एक ऐसे बड़ा के अपन करेंगे। तो 4 बार जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जब वर्गमूल 5 आएगा, 4 बार लगाने पर। लेकिन अगर आपको एक ही बार लगा के आंसर चाहिए, तो ये शॉर्ट विधि आप समझिए। सबसे पहले अपन क्या करते थे, 0 से 1 सेंटीमीटर चलते थे, अब अपन इस बार 1 नहीं चलेंगे, कितना चलेंगे अपन, 2, कितना चलेंगे, 2 चल लिया। 0 से 2 चला तो आधार कितना हो गया अपना, टोटल 2 हो गया। आधार क्या हो गया अपना, 2, आधार कितना हो गया, 2। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ चला, लेकिन सीधा खड़े में भी 2 नहीं चलेंगे, खड़े में अपन 1 ही चलेंगे। कितना चलेंगे, खड़े में भी, खड़े में 1 ही चलेंगे। यहाँ अपन आधार को 2 लेंगे और जो लंब है अपन उसको 1 ही लेंगे। अपन पहले अब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 में क्या करते थे कि पहले 1 सेंटीमीटर यहाँ चलते थे तो 1 सेंटीमीटर खड़ा चलते थे। लेकिन अपन देखो वर्गमूल 5 को 4 बार पाइथागोरस प्रमेय से बचने के लिए अपन एक नई ट्रिक का विधि का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा तो आपको समझना पड़ेगा। अब इतना लंबा करने के लिए बचना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे कि 0 से 1 तक चलते थे 1 सेंटीमीटर, लेकिन वर्गमूल 5 में बचने के लिए लंबी विधि के लिए अपन कितना करेंगे, 2। कितना करेंगे, 2 सेंटीमीटर चल दिया भैया, 2 सेंटीमीटर इतने यहाँ चल लो, कम से कम 2 पेज तो नहीं जाएंगे, आधे 1.5 पेज में, आधे 1 पेज में आपका हो जाएगा। देखो
0 से 2 चला, ये आधार हो गया 2, और लेकिन खड़ा तो सिर्फ कितना चलना 1। अब ये अपन मिला देते हैं, न्यूनतम दूरी मिला दी, तो ये अपना लंब है, ये आधार है और ये अपना खंड है। अब ये याद करना, मान लीजिए x है, मान लिया x। अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, लो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर कर दीजिए, लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार से, यहाँ चलो आधार लंब आगे पीछे लिखो तो कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन अपन अच्छे से लिखते हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो ये अपना आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो कर्ण कितना है अपन को नहीं पता, x मान लिया था अपन, x का वर्ग। लंब कितना है अपना 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, प्लस आधार कितना है अपना 2 सेंटीमीटर, देखो 2 मान लिया ना इसमें, 2 आधार 2, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग, ठीक है ना। तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, और 2 का वर्ग कितना, तो क्या होता है 2 दूनी 4। अब आपको हम बता चुके हैं वर्ग क्या कहलाता है, तो आपको निकालना पड़ेगा। देखो 2 का मान जितने की घात उसको उतने बार गुणा करके लिखना, तो 2 के ऊपर 2 की घात है, यानी 2 बार गुणा करके लिखना, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, आ गया ना। तो x का वर्ग बराबर 4 और 1 5। अब ये वर्ग इस साइड है, जब पक्षांतर होगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल 5। देखो ये निर्धारण करना था, आ गया। तो ये x कितना आ गया, वर्गमूल 5। अब अपन को संख्या रेखा पे निर्धारण करना, अभी इतने नहीं छोड़ देना, ना तो नंबर कट जाएंगे। अपन को संख्या रेखा पे चाहिए, अपन को तो इतनी दूरी आई, अभी अपन को संख्या रेखा पर चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर पुनः वही काम करेंगे, 0 पे रखेंगे अपन परकाल। क्या रखेंगे, 0 पे परकाल। अपन ने 0 पे रखी परकाल, अपन ने यहाँ से वर्गमूल 5 तक इतना परकाल अपन ने फैलाए। अभी नोक परकाल की यहीं रखे रहेंगे, और यहाँ से एक चाप खींचेंगे तो कहीं यहाँ कहीं कटेगा, तो ये बिंदु जो आ गया वो है वर्गमूल 5। क्या है, वर्गमूल 5। लो हो गया वर्गमूल 5 का संख्या पे निर्धारण। हो गई विधि, जल्दी आ गया आंसर के नहीं आया। देखो कैसी रही मेथड, कैसी रही मेथड, बढ़िया, 1 नंबर, ठीक है। देखो नहीं तो अगर अपन ये वाली करते ना, जैसे मान लो ये जो लॉन्ग विधि पता है कैसा करेंगे, देखो अपन जैसे मान लो ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, या 3। देखो ये तो अपना क्लियर हो गया, ये तो अपना सॉल्व हो गया कि इसको अपन ने इस तरीके से कर दिया और दर्शा दिया, तो इतनी जल्दी हो गए। लेकिन अपन देखो एक ही बार में हो गया ना, एक बार बस पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ा। लेकिन अगर आप जो पुरानी विधि से करते कि पहले 1 सेंटीमीटर यहाँ चले, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर चले, फिर दोबारा चले, फिर दोबारा चले, तो 4 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है। चलिए देखो हम समझाते हैं। 0 से 1 सेंटीमीटर यहाँ चले, 1 यहाँ चले और 1 सीधा चले, तो ये अपन जब बनाया समकोण त्रिभुज बना, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, 1 जी लंबा आधार किया, तो ये आ गया वर्गमूल 2। अब फिर एक बार 90 अंश के लिए 1 सेंटीमीटर यहाँ चलेंगे, फिर मिलाएंगे अपन, तो यहाँ आएगा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 आ गया, अपन को तो अभी वर्गमूल 5 चाहिए, तो अपन फिर पुनः 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। देखो बता दे, एक बार ये लगा पाइथागोरस प्रमेय, एक बार 2 बार ये हो गया, दूसरी बार, अब ये तीसरी बार लगे, फिर ये मिलाया, फिर लगाया, तो ये आ गया आधार 2, माने कर्ण, इसके त्रिभुज के लिए कर्ण जी आ गया 2। अब फिर 1 सेंटीमीटर, अब ये चौथी बार लगा, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये चौथी बार। अब ये चौथी बार लगाएंगे, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, फिर आएगा वर्गमूल 5। अभी 0 से यहाँ प्रकार रखी, फिर यहाँ फैलाया और फिर ऐसी चाप लगाया यहाँ, तो यहाँ आया वर्गमूल 5। देखो अब 4 बार पाई, देखो कितनी बड़ी चित्र बना पा रहे हो। देखो अपन इतने में सॉल्व, देखो जल्दी हो गया ना, बिल्कुल मक्खन हो गया। क्या हो गया, मक्खन हो गया, बिल्कुल क्लियर। तो समझ रहे बात को। तो इतना लंबा ना करते हुए अपन ने बस थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि यहाँ 2 ले लिया, तो अपन तुरंत ले लिया। देखो डायरेक्ट यहाँ जो 2 आया था ना, अपन ने पहले यहाँ ले लिया, तो देखो तुरंत आंसर आ गया। नहीं तो ये 4 बार लगाना पड़ता, तो आपके 2-2.5 पेज भर जाए थे इस क्वेश्चन के लिए। तो आया समझ में, आप कर लेंगे ना सरल विधि। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब रह गया है अपना, देखो 1.2 के अपन ने ये सवाल कर लिए। अब अपन अगले लेक्चर में आगे करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आप घर पे प्रैक्टिस करती रहिए, माने प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्योंकि मैथ्स क्या होता है, गणित क्या होता है, आपको प्रैक्टिस मांगता है, अभ्यास मांगता है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सवाल को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको और जल्दी से समझ में आ जाएगा, और आप बिल्कुल अच्छे से अपने पेपर में, एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। किसमें, मैथ्स में बिल्कुल पूरा 100 आउट ऑफ 100। समझ रहे बच्चों। तो उसके लिए इतने नंबर लाने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। आलसपना त्याग दीजिए और पढ़ाई पर लग जाइए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।